Good morning, students. Today we will take the topic valence bond theory. This topic is related to bonding in coordination compounds. Valence bond theory is represented by VBT. This theory was put forward by Linus Pauling in 1931 to explain the bonding in coordination compounds. This theory is closely related to concept of hybridization we have done in +1. The main points of this theory are: metal ligand bond in complexes is purely coordinate. And this bond arises due to electron pair donation from ligand to metal atom, that is like this. Here L is donor and M is acceptor. पहला पॉइंट क्या कहता है बेटा, कॉम्प्लेक्सिस के अंदर जो मेटल लीजेंड बॉन्ड होता है दैट इज प्योरली कोऑर्डिनेट. ठीक है, इसमें लीजेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और मेटल उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, अब क्योंकि वेरियस लीजेंड्स इन कॉम्प्लेक्सिस सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसका मतलब सेंट्रल एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए उन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए. तो सेकंड पॉइंट क्या है, इन ऑर्डर टू accommodate these electrons donated by various ligands, metal should have vacant orbitals of इक्वल एनर्जीज. ठीक है, जैसे मान के चलते हैं कि 6 लीजेंड्स हैं, 6 लीजेंड्स टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, 6. तो इन 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को अकोमोडेट करने के लिए मेटल के पास 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स भी होने चाहिए एंड दैट ऑर्बिटल्स शुड बी ऑफ इक्वल एनर्जी. अब इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे, बाय द प्रोसेस नोन एज हाइब्रिडेशन. ठीक है, आपको पता है हाइब्रिडेशन में क्या होता है, ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी में स्लाइट डिफरेंस होता है उनकी मिक्सिंग होती है और जो रिजल्टिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं आफ्टर हाइब्रिडेशन उनकी इक्वल एनर्जी होती है एंड आइडेंटिकल क्या होती है, शेप. थर्ड पॉइंट इज these orbitals of equal energies in metal are obtained by
हाइब्रिडाइजेशन। अब उस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन क्या होगी, वो डिसाइड करेगी ज्योमेट्री ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स। फोर्थ पॉइंट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ central metal atom in a complex decides its geometry। क्लियर? जैसे हमने पीछे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल में पढ़ रखा है, अगर कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडेशन sp3 होती है तो इसका मतलब ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसी तरह अगर हाइब्रिडेशन होती है dsp2, उस केस में ज्योमेट्री क्या हो जाती है बेटा, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में कॉम्प्लेक्सेस कॉमनली कौन कौन सी हाइब्रिडेशन शो करते हैं और उनकी कोरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रीज क्या होंगी, ठीक है, वो बताया जाएगा। तो आपने एक टेबल ड्रॉ करना है बेटा। फर्स्ट कॉलम में you will write coordination number, in second you will write hybridization, ठीक है, and in third and last column you will write corresponding geometry। क्लियर? अब अगर बेटा हमारे कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ठीक है, तो उसकी 2 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन हो सकती है। ठीक है, एक हो सकती है sp3, एक हो सकती है बेटा dsp2। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, द पॉसिबल हाइब्रिडेशंस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कैन बी sp3 और dsp2। अगर हाइब्रिडेशन होगी sp3 तो उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा, टेट्राहेड्रल, लाइक दिस। ठीक है, ईच एंगल विल बी इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, अगर बेटा हाइब्रिडेशन होती है dsp2, उस केस में बेटा ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर, लाइक दिस। क्लियर? अब अगर कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है, उस केस में भी बेटा उसकी 2 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन हो सकती है। ठीक है, वन इज sp3d, ठीक है, एंड अदर इज dsp3। अगर हाइब्रिडेशन है sp3d, उस केस में बेटा ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर pyramidal, like this। like this, ठीक है। अब अगर बेटा हाइब्रिडेशन होती है dsp3, उस केस में शेप होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये ज्योमेट्री में ऊपर बना रहा हूं। दिस इज सेंट्रल एटम M and these 3 legions are present in same plane and 2 legions are present above the plane and below this plane। These 3 legions and central metal atom M are present in the same plane. One legend is above the plane and one legend is below the plane. This is trigonal bipyramidal shape. It arises when central metal atom is dsp3 hybridized. Next is, if coordination number of the complex is 6, again it can have 2 types of hybridization. One is
D2sp3 and other is sp3d2. In both the cases, geometry of the complex will be octahedral. Like this. These four legends and central metal atom M are present in the same plane. One legend is above the plane and one legend is below the plane. This is octahedral geometry. Till now we have done 4 points related to valence bond theory. Now we will start with fifth point. फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है बेटा, अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में सभी इलेक्ट्रॉन्स पेड होंगे, ठीक है, तो उस केस में कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, डाईमैग्नेटिक। और अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है कॉम्प्लेक्स में तो वो कॉम्प्लेक्स को क्या बना देगा बेटा, पैरामैग्नेटिक। जितना ये ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। फिफ्थ पॉइंट इज, if all the electrons in a complex are paired, it is diamagnetic. And if a single unpaired electron is there, it is paramagnetic. More is the number of unpaired electrons, मोर इज द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। क्लियर है। अब क्योंकि आपको पता है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन क्योंकि चार्ज बॉडी होता है, ठीक है, और आपको पता है जब भी एक चार्ज बॉडी मूव करता है इट बिहेव्स लाइक ए टाइनी मैग्नेट, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। मैग्नेटिक मूवमेंट is represented by this U is given by under root n plus 2 and units are Bm, Bohr magneton, and here n is equal to number of unpaired electrons in the complex. Clear? अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 1 होते हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग मैग्नेटिक मोमेंट इन बोहर मैग्नेटॉन होती है 1.73, ठीक है। अगर नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं तो यहां पर आप 2 पुट करोगे, आपकी वैल्यू आएगी बेटा 2.83। 3 के कोरस्पोंडिंग होती है 3.87, ठीक है। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की कोरस्पोंडिंग होती है नियरली 4.9 और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के कोरस्पोंडिंग होती है नियरली 5.9, ठीक है। ये टेबल आपने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉम्प्लेक्स एंड u इज कोरस्पोंडिंग मैग्नेटिक मूवमेंट इन यूनिट्स ऑफ बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है। मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में आप बेटा डिटेल में फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, इन द चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। Sixth point is inner and
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सपोज हम एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं जिसमें हाइब्रिडेशन आती है sp3d2 और एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं जिसमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन आती है d2sp3। अब इन दोनों हाइब्रिडेशंस में डिफरेंस क्या है बेटा? यहां पर तो जो d ऑर्बिटल यूज हुआ है वो आउटर मोस्ट शेल का ही हुआ है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि s एंड p बिलोंग्स टू फोर्थ शेल को बिलोंग करते हैं, तो d भी कौन से शेल को बिलोंग करेगा? फोर्थ शेल को। 4 इज द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। इस d2sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है? s और p जो है वो आउटर मोस्ट शेल को बिलोंग करते हैं, ठीक है, और जो d है वो सेकंड लास्ट शेल को बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि ये s और p nth शेल को बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ये वाला d, ठीक है, इससे एक कम शेल को बिलोंग करेगा, मींस इट विल बिलोंग्स टू n-1 शेल। क्लियर है? मतलब इसके अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज हुआ है, ठीक है। अगर हम इस केस में बात करें कि s और p जो है nth शेल को बिलोंग करते हैं, वेयर n इज आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, तो d किसको बिलोंग करेगा? सेम nth शेल को। क्लियर है? sp3d2 हाइब्रिडेशन में सेम शेल का मतलब आउटर मोस्ट शेल का ही d ऑर्बिटल यूज होता है, और d2sp3 हाइब्रिडेशन में आउटर मोस्ट शेल का d ऑर्बिटल यूज नहीं होता, सेकंड लास्ट शेल का d ऑर्बिटल यूज होता है, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया, ठीक है। दोनों ही केसेस में n क्या है बेटा? आउटर मोस्ट शेल। क्लियर है बेटा? इस कॉम्प्लेक्स में इनर d ऑर्बिटल यूज होगा फॉर हाइब्रिडेशन, लाइक इन दिस केस। उस कॉम्प्लेक्स को बोला जाएगा बेटा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसको क्या बोला जाएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर आउटर मोस्ट शेल का d ऑर्बिटल यूज होगा फॉर हाइब्रिडेशन, लाइक इन दिस केस, उसको क्या बोला जाएगा बेटा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस केस में जो d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडेशन में वो आउटर मोस्ट शेल को बिलोंग करते हैं। इस केस में जो d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडेशन में वो आउटर मोस्ट शेल को बिलोंग नहीं करते, दे बिलोंग्स टू इनर सेकेंड लास्ट शेल, ठीक है, वो सेकेंड लास्ट शेल को बिलोंग करेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं कि दिस इज आउटर मोस्ट शेल, तो वो इससे एक कम शेल को बिलोंग करेंगे, ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर है। That is why it is known as inner orbital complex. क्लियर है? तो कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? इन वर्ड्स, such a complex uses outer and orbitals for hybridization. Here, such a complex uses outer and d orbitals. and d means n is outermost shell, और जो d orbitals participate कर रहे हैं हाइब्रिडेशन में वो भी outermost shell के ही होंगे for hybridization, like as in sp3d2 और sp3d hybridization। क्लियर है? इन तरह के कॉम्प्लेक्सेस में आउटर मोस्ट शेल के d ऑर्बिटल्स जो है हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है sp3d2 में, ठीक है, सिमिलरली sp3d में। क्लियर है? अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को बेटा कैसे डिफाइन करेंगे? सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स uses inner n-1 d orbitals for hybridization, as in case of
D2sp3 और DsP2 हाइब्रिडेशन। क्लियर है बेटा ये कंसेप्ट, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जो d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडेशन के अंदर, दैट विल बिलोंग्स टू आउटर मोस्ट शेल ओनली, ठीक है। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जो d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे इन हाइब्रिडेशन, दे विल बिलोंग्स टू सेकेंड लास्ट शेल, मीन्स n-1 शेल। क्लियर। 7th point is low spin and high spin complex। क्लियर बेटा, +1 में आपने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ रखा है, ठीक है। उसमें क्या बताया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उनकी स्पिन की वैल्यू क्या होती है, +1/2, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उनकी स्पिन की वैल्यू क्या होती है, -1/2, ठीक है। और उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस में 2 रूल्स पढ़ रखे हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2, एंड दैट मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। अगर एक की स्पिन +1/2 है तो दूसरे की क्या होगी, -1/2। मतलब अगर सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पेड हैं, ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी आती है, 0, ठीक है। और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेड है, s की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1/2। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 1 आएगी, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितनी आएगी, 1.5, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जनरली क्या ऑब्जर्व किया गया है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स या तो होते हैं पेड, ठीक है, या उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स या तो पेड होंगे या बहुत कम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसका मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की स्पिन क्या आएगी, वेरी लो। क्लियर है, अगर सभी पेड होते हैं तो 0 आएगी, अदरवाइज अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम भी हैं तो स्पिन की वैल्यू तो लो होगी। तो इसका मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। क्लियर है। दूसरी तरफ जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें ऑब्जर्व किया गया है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर कंपैरेटिवली मोर, ठीक है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उनकी स्पिन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, एंड दे विल बी नोन एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। तो लिखते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैव either 0 or less number of unpaired electrons. Such complexes are therefore called low spin complexes. Clear? Outer orbital complex have more number of unpaired electrons. Such type of complexes are therefore called high spin complexes. क्लियर है। ये है बेटा लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और ये क्या है बेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं दे आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर है। लास्ट पॉइंट ऑफ this theory is in valence bond theory, lesions like NS3, EN, CN negative, PY pyridine, CO, NO2 negative are treated as स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम इन 6 लीजेंड्स को स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स मानते हैं और ये लीजेंड्स क्या करते हैं बेटा, इनर डी ऑर्बिटल के अंदर पेयरिंग करते हैं, ठीक है। अब पेयरिंग कैसे करेंगे, जब हम एग्जांपल्स लेंगे तो आपको और क्लियर होगा। एंड these lesions cause pairing in inner d orbitals। क्लियर है। ये है बेटा एक पॉइंट। ये 6 लीजेंड्स को हम स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स मानते हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और ये लीजेंड्स क्या करेंगे बेटा, इनर n-1 d ऑर्बिटल के अंदर पेयरिंग करेंगे। क्लियर है। अब हम इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कुछ एग्जांपल्स लेके अप्लाई करेंगे। एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग in coordination compounds according to valence bond theory। क्लियर। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा, CO NS3 6 3 पॉजिटिव। क्लियर। अब बेटा इस एग्जांपल से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपको पता होना चाहिए। इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो आपको पता है दो तरह की हाइब्रिडेशन हो सकती है, sp3d2, ठीक है, या हो सकती है d2sp3। क्लियर। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, क्योंकि लीजेंड्स 6 हैं तो वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। इन 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को अकोमोडेट करने के लिए कोबाल्ट के पास 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। क्लियर है। इस कोबाल्ट के पास इनके इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए इट शुड हैव 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स। क्लियर है। दिस इज सेकेंड इंफॉर्मेशन। और थर्ड इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है बेटा, इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना है, +3। क्लियर बेटा। ये 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है पहले एग्जांपल से, ठीक है। पहली इंफॉर्मेशन क्या मिली कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो दो तरह की हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, sp3d2 और d2sp3। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या मिली, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे लीजेंड्स, उनको अकोमोडेट करने के लिए कोबाल्ट के पास 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ठीक है। और थर्ड इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है हमें कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में कितना है बेटा, +3। क्लियर है। अब हम इनमें बॉन्डिंग कैसे एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू वीबीटी, ठीक है। इसके लिए आपने प्रोसीजर देखना है। बात करते हैं कोबाल्ट की, ठीक है। कोबाल्ट का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है बेटा, 3d7 4s2। इस कॉम्प्लेक्स में बेटा कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, 3 पॉजिटिव। तो अब हम कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, 3d6 4s0, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से गए और इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा। अब हम इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऐसे भी सकते हैं, क्योंकि आगे 4p और 4d वेकेंट है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट तो कर ही सकते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, these are 5 orbitals of 3d, this is 4s orbital, these are 3 orbitals of 4p, these are 5 orbitals of 4d। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, 3d के अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें रिप्रेजेंट करते हैं इन अकॉर्डेंस विद हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पहले सभी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी लाइक दिस। ठीक है, अब बेटा आपने क्या देखना है कि जो लीजेंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है क्या वीक हैं। ठीक है, आपने 8 पॉइंट में पढ़ रखा है कि NH3 इज स्ट्रॉन्ग लीजेंड। अगर ये स्ट्रॉन्ग लीजेंड है तो वो इनर 3d ऑर्बिटल के अंदर पॉसिबल पेयरिंग करेगा। क्लियर है, तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस NH3 is strong ligand, it cause pairing in inner 3d orbitals। क्लियर। अब बेटा जब पेयरिंग होगी तो किस तरह की पोजीशन आएगी, अब पेयरिंग होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, 4s 4p और 4d तो वेकेंट थे, दे विल बी अनअफेक्टेड। क्लियर है, पेयरिंग होगी बेटा ओनली इफ लीजेंड इज स्ट्रॉन्ग। अगर लीजेंड स्ट्रॉन्ग है उसी केस में पेयरिंग होगी। ठीक है, और पेयरिंग सिर्फ अंदर वाले d ऑर्बिटल में ही होती है। क्लियर है, अब अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में 2 या 2 से ज्यादा टाइप के डिफरेंट लीजेंड्स हैं तो उस केस में बेटा क्या होता है, अगर एक भी लीजेंड वीक आ गया तो पेयरिंग नहीं होगी। क्लियर है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब बेटा आपको पता है कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। ठीक है, तो इसमें 6 NH3 लीजेंड्स इसको 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, तो कोबाल्ट के पास इन इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स होने जरूरी हैं। ठीक है, तो 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये ऑर्बिटल्स होने चाहिए इक्वल एनर्जी की, और आपको पता है इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, बाय द प्रोसेस नोन एज हाइब्रिडेशन। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या होगा, ये 3d के हैं, 2 d के ऑर्बिटल्स, एक s का और 3 p के। ठीक है, दे विल गो फॉर d2 sp3 हाइब्रिडेशन। क्लियर है, हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, d2 sp3। इन 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स में जो 6 NH3 लीजेंड्स हैं दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो लास्ट में आपने बेटा CO NH3 6 3 पॉजिटिव की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसी होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स तो 3d के पास ऑलरेडी थे, ये था 4s, ये है 4p और ये क्या है बेटा 4d। क्लियर है, अब इन 6 ऑर्बिटल्स में, ठीक है, जो लीजेंड्स हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे लाइक दिस। ठीक है, अब क्योंकि लीजेंड के इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिफरेंट वे में शो करना है, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन होगी कौन इसके अपने हैं कौन इसको लीजेंड से डोनेट किए हैं। तो लीजेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस 2 क्रॉस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय दिस NH लीजेंड। सिमिलरली यहां पर भी 2 क्रॉस लगाते हैं, यहां पर भी 2 क्रॉस, यहां पर भी, ठीक है, यहां पर भी और
यहां पर भी क्लियर है। हाइब्रिडेशन कौन सी होगी बेटा, D2sp। क्लियर। दिस इज हाउ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टेक्स प्लेस। रिजल्ट्स क्या है बेटा, हाइब्रिडेशन इज D2sp3। तो ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कैसा है बेटा, क्योंकि इसमें अंदर वाला डी ऑक्टल यूज हुआ है इन हाइब्रिडेशन, तो ये होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और यू कैन से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा बेटा, मैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, इट विल बी डाईमैग्नेटिक, ठीक है। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा बेटा, डाईमैग्नेटिक। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं बेटा, दो ही एग्जांपल्स करेंगे, 3 एग्जांपल्स में आपको होमवर्क में दूंगा एज ए असाइनमेंट, ठीक है। रिमेनिंग एग्जांपल्स हम कर लेंगे। सेकेंड एग्जांपल इज NiCl4 2 नेगेटिव। क्लियर। अब इस एग्जांपल से बेटा हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, पहली इंफॉर्मेशन तो क्या मिली है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हाइब्रिडेशन या तो sp3 होगी या क्या होगी dsp2, ठीक है। और क्योंकि इसमें लीजेंड्स 4 हैं तो वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, तो निकल के पास उन इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ठीक है। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आपको उतने ऑर्बिटल्स वेकेंट करने हैं इन द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। और साथ ही पता लग रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स में निकल की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है बेटा, +2। पहले क्या करेंगे बेटा, निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 28, कन्फ्यूजन इज 3d8 4s2। अब निकल 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखेंगे, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में निकल की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या होगी, 3d8 4s0, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3d8 4s0 4p0 4d0 लिख सकते हैं। अब इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, these are 5 orbitals of 3d, this is orbital of 4s, and these are 3 orbitals of 4p, and these are 5 orbitals of 4d। क्लियर है। अब 3d में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। अब आपने चेक करना है कि Cl स्ट्रॉन्ग लीजेंड है कि वीक लीजेंड है, ठीक है। अब क्योंकि जो मैंने पॉइंट 8 के अंदर 6 लीजेंड्स आपको बताए थे उसमें Cl एब्सेंट था, तो इसका मतलब Cl वीक लीजेंड होगा, एज Cl इज वीक लीजेंड। अब अगर क्योंकि ये वीक लीजेंड है ये पेयरिंग नहीं करेगा, it will not cause pairing in inner 3d orbitals। क्लियर। अब हमने निकल के लिए कितने वेकेंट ऑर्बिटल्स रखने हैं, 4, ठीक है। तो वो हमें 3d से तो मिल ही सकते, एक लेंगे 4s और 3 लेंगे 4p, ठीक है। और वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए इक्वल एनर्जी के, और इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे, बाय द प्रोसेस नोन एज हाइब्रिडेशन। तो इसमें हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, एक s का ऑर्बिटल है 3 p की है, तो हाइब्रिडेशन होगी बेटा sp3। क्लियर है। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप नाम भी शो करो तब भी सही है। ये है 3d
ये है बेटा 4s और ये क्या है बेटा 4p। ठीक है, अब इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है, क्या होगा, 4cl लीजेंड्स विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अब हम NiCl4 2 नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखेंगे। इन 4 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा Cl लीजेंड, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस सेक्शन करेंगे लाइक दिस। क्लियर। हाइब्रिडेशन कौन सी है बेटा, हाइब्रिडेशन इज sp3। क्लियर। तो रिजल्ट्स क्या क्या आएंगे, हाइब्रिडेशन इज sp3। ठीक है, तो ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा, टेट्राहेड्रल। कॉम्प्लेक्स टाइप कैसा है बेटा, अब क्योंकि इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इट इज पैरामैग्नेटिक। क्लियर। तो ये 4 रिजल्ट्स हैं। हाइब्रिडेशन इज sp3, ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, कॉम्प्लेक्स कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है बेटा इस कॉम्प्लेक्स का, पैरामैग्नेटिक, बिकॉज इट हैज 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। और अगर आप इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालोगे तो कितनी आएगी बेटा, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2.83। क्लियर। अब बेटा एज ए असाइनमेंट मैं आपको 3 कॉम्प्लेक्सेस दे रहा हूं। वन इज NiCO4, ठीक है, सेकेंड इज FeCO5, थर्ड इज COS2O6 3 पॉजिटिव। क्लियर। पहले केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, तो आपने निकल में 4 ऑर्बिटल्स वेकेंट करने हैं। इस केस में आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5, तो आपने 5 ऑर्बिटल्स वेकेंट करने हैं। ठीक है, इस केस में अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, तो आपने कोबाल्ट में 6 ऑर्बिटल्स वेकेंट करने हैं। ठीक है, इसी तरह आपने 4 रिजल्ट्स निकालने हैं। हाइब्रिडेशन क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, कॉम्प्लेक्स टाइप कैसा होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा। क्लियर है, ये आपने एज ए असाइनमेंट ट्राई करना है। क्लियर है।